हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीरो स्पीड स्विच यानी जेडएसएस इसको शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और इंडस्ट्रीज़ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इसके प्रोब्स, सेंसिंग प्रोब्स, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जीरो स्पीड सेंसर जो होता है, जीरो स्पीड स्विच होता है, वो उन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में जहाँ पर हमें एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स कि नंबर ऑफ पल्स को एज अ फीडबैक की तरह यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक ड्रम है जो रोटेट हो रहा है, तो वो ड्रम रोटेट हो रहा है, लेकिन जब वो ड्रम स्टॉप हो जाएगा तो एक रिले लॉजिक के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो ड्रम है, जो कनेक्टेड इक्विपमेंट उससे वो स्टॉप हो गया है, जिससे कि हम उस लॉजिक का यूज़ करके बाकी उसके आगे वाले इक्विपमेंट और उसके पीछे वाले इक्विपमेंट को सिग्नल दे सके कि अब वो स्टॉप हो गया है, तो उसके ऊपर वाला इक्विपमेंट भी स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो जो सेंस करके उस रिले का लॉजिक हम लोग और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो उसको सेंस करने के लिए जीरो स्पीड स्विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जीरो स्पीड स्विच, इसका मतलब है कि अगर वो जीरो स्पीड हो जाए तो वो एक आउटपुट जनरेट करना चाहिए, जिसका यूज़ करके हम लोग इंटरलॉक्स में उसको ट्रिपिंग कमांड या उसको फर्दर और भी यूज़ करके दूसरे इंटरलॉक्स में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जीरो स्पीड स्विच है, इसको जेडएसएस यूनिट कहते हैं। इसका आउटर कवर मैंने ओपन करके रखा है, देखिए इसका आउटर कवर है, इसको बैक साइड से ओपन करके रखा है। इसमें एक ग्लास माउंटेड इस तरह का होता है, मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा साइड पे कैसा होता है ये, उसको यूज़ किया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या क्या होता है कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा यूनिट है इसको एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट बोलते हैं। इसके बैक साइड में आपस में सब इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, और एज ए माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स देखिए क्या क्या होता है। ये यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिया गया है जो कि 110 वोल्ट टू या 240 वोल्ट टू 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जिसका यूज़ ये करता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर तीन दिए हुए हैं एलईडी, रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी और येलो एलईडी। देखिए ये जो येलो एलईडी जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रोब। प्रोब का क्या सेंस का मतलब क्या होता है कि ये जो ये जो प्रोब है, जिसके साथ कनेक्टेड प्रोब है, ये सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कितना नंबर ऑफ टाइम्स वो सेंस कर रहा है, उसके बारे में इंडिकेशन देता है। सबसे पहले ये जो रेड इंडिकेशन है ये बताता है कि इस यूनिट में सप्लाई है या नहीं है। देखिए इस यूनिट में जो सप्लाई है, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल दिया हुआ है, जिसमें देखिए आपका 110 वोल्ट और 240 वोल्ट लिखा गया है, तो हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, 1 2 3। ठीक है, इसमें या तो 1 और 2 में आप कनेक्ट कीजिएगा तो 110 वोल्ट कनेक्ट कर सकता है, और 1 और 3 में कनेक्ट कर सकते हैं 240 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 110 और 240 वोल्ट का है। एक और यूनिट ऐसा है जिसका मैंने प्रैक्टिकल डिमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा, वो 24 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो ये 110 वोल्ट और 240 वोल्ट, ये 2 यूनिट पे काम करता है। ठीक है, ठीक। अभी देखिए ये तो 3 इसके टर्मिनल हुए। इसका जो टर्मिनल नंबर 4 और 5 है, वो टर्मिनल नंबर 4 और 5 बताता है कि ये फीडबैक क्या लेके आ रहा है। यानी कि देखिए ये जो 4 और 5 है, इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन है, यानी कि एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि नॉर्मली ये ओपन रहेगा, लेकिन रिले को अगर सिग्नल मिलता है प्रोब के थ्रू तो ये एनो एनसी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा सेट पैरामीटर है कि मान लीजिए कि जो हमारा प्रोब है वो डिज़ाइंड है कि वो मतलब एक रोटेशन में 4 बार सेंस करता है किसी टारगेट को। ठीक है, वो प्लेट का कैसा डिस्क्रिप्शन होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ड्रम है, तो ड्रम में माउंटेड अलग अलग तरह के स्ट्रिप्स होता है। तो ड्रम एक बार रोटेट करने से वो स्ट्रिप कितना बार प्रोब सेंस करता है, वो अगर सेट पैरामीटर में के अंदर आता है तो यहाँ पर एक आउटपुट जनरेट होगा, यानी एनो एन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनो एन सी हो जाएगा और वो एक आउटपुट जनरेट करेगा। 6 और 7 जो है हमारा, ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है। एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब क्या कि नॉर्मली ये क्लोज रहेगा। ठीक है, अगर ये रिले पिकअप होगा तो ये एनो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अगर हम लोग इसको परमानेंटली बाईपास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2 आउटपुट है उसको 6 और 7 में कनेक्ट कर देते हैं, या 4 और 5 को आपस में लूप कर देते हैं। ठीक है, उससे ये हमारा परमानेंटली बाईपास हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब वो सेंस करे चाहे नहीं करे, ये जो यूनिट है हमेशा एक हेल्दी सिग्नल लेके आएगा। तो हमारा ये जो पॉइंट है 4 और 5, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको बताता है कि हमारा जो फीडबैक सिग्नल है वो किस तरह का होना चाहिए।
हमारा जो एनो जब नॉर्मल में सेंस करने के बाद एनसी हो जाए, यानी कि ये कांस्टेंट आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। 6 and 7 ऑलवेज शॉर्टेड रहता है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो 4 and 5 जो है वो हमारा आउटपुट जनरेट करता है। तो अगर हमको इसको बाईपास करना है इस यूनिट को, तो 4 and 5 को हम लोग सिंपली लूप कर देंगे, या 4 को 5 से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे में टर्मिनेशन दिया रहता है, यहाँ सा ऑप्शन रहता है कि इसको हम लोग यहाँ से लूज़ कर सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको रोटेट करके लूज़ कर सकते हैं, और केबल्स को अंदर डाल सकते हैं, फिर इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इसको हम लोग टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा टीवी है, यहाँ पर देखिए, ये जो 3 टीवी है उसमें RBG लिखा हुआ है, यानी कि रेड, ब्लैक और ग्रीन। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, ये 3 वायर है वो है रेड, ब्लैक, ग्रीन। ये क्या करता है, ये सेंसर को जाता है, ठीक है। तो इसमें एक यूनिट जो होता है, जैसे ग्राउंड है और रेड है, वो एक पावर सप्लाई लेके जाता है उसमें, ठीक है। और जो एक पॉइंट बी है वो वहाँ से फीडबैक लेके जाता है, ठीक है। यानी रिले को ऐसा यहाँ से यहाँ तक सप्लाई गया, फिर वहाँ से ग्रीन और ब्लू के थ्रू फीडबैक आया, ठीक है। फीडबैक कैसे आता है, देखिए ये जो रिले है ये क्या करता है, ये देखिए दोनों सेम टाइप के हैं। देखिए ये क्या करता है, यहाँ के फ्रंट में, इसके फ्रंट में यहाँ पर एक प्लेट माउंटेड रहता है, जो इससे कुछ डिस्टेंस पर रहता है। इसे हम लोग उसका एक डिस्टेंस रखते हैं, जनरली 1 mm या 2 mm इस तरह गैप रखते हैं। ये क्या करता है, जब इसको सप्लाई मिलता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक, कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब इसके सामने जो भी आता है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है। जितनी बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका डिस्टर्ब होगा उतनी बार ये पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। तो अभी देखिए वो जो पल्स है उसको हम लोग यहाँ से सेंस करते हैं, ठीक है। वो उतने बार यहाँ पर ब्लिंक करता है, ठीक है। और वो जो ये फीडबैक है वो यहाँ पर ला के देता है, ठीक है। उतने बार वो ब्लिंक करता है और वो फीडबैक को यहाँ पर ला के देता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये R, B और G है, तो फीडबैक ला के देता है। तो फीडबैक ला के देने से क्या होता है, वो जो है कंट्रोलर को सिग्नल देता है, और ये जो फीडबैक यहाँ पर देता है वो इससे कनेक्टेड रहता है, इंटरनली आपस में कनेक्टेड रहता है। तो वो इंडिकेशन यहाँ पर आता है। जैसे मान लीजिए कि ये फीडबैक दिया कि एक रोटेशन में ये 5 बार रोटेट हुआ, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से एक रोटेशन में ये 5 बार LED ग्लो करेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर ये 5 बार ग्लो किया तो इसी केस में ये ग्रीन ऑलवेज ग्रीन रहेगा, ठीक है, यानी इस सिस्टम को हेल्दी बताएगा। ये रेड ऑलवेज ऑन होगा। अगर हम लोगों ने इसको पावर सप्लाई दिया, सपोज कीजिए कि इसको पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो रेड इंडिकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए सपोज क्या होता है, बहुत बार यहाँ पर लूज कनेक्शन होता है इनपुट पावर में, तो ये रेड जो है वो ब्लिंक करता है और हमें बताता है कि सिस्टम में फॉल्ट है। तो अगर सब चीज़ सही रहा, जितना हम लोग डिज़ाइन है उतने में वो अगर वो सेंस कर पाया, तो ये ऑलवेज ग्रीन इंडिकेशन देगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें और क्या कॉन्टैक्ट होता है, ये देखिए ये होता है स्पीड नॉब। इसको हम लोग इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और स्पीड सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए रोटेट करने से ये इस तरह से रोटेट हो रहा है और इससे हम लोग स्पीड सेट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या बताता है कि जैसे कि हम मान लीजिए कि इसको डिज़ाइन किया कि ये 5 बार प्रोब जो है वो ब्लिंक करेगा, ठीक है, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स प्रोब ब्लिंक करेगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसको अगर हम 5 पर सेट करें तो ये मिनिमम 5 बार जो प्रोब है वो ब्लिंक करना चाहिए, तभी वो एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा और तभी ये सिस्टम हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने उसको और बढ़ा दिया तो उसके हिसाब से वो वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो मतलब अगर हम लोगों ने इसको कम कर दिया, मान लीजिए कि इसको 2 पे रखा है, तो अगर ये प्रोब बस 2 ही बार सेंस किया तो भी ये आउटपुट जनरेट करेगा। यानी मतलब कभी कभी क्या होता है कि ड्रम बहुत स्लो रोटेट करता है, या ऐसे जो कनेक्टेड इक्विपमेंट जिसको सेंस कर रहा है वो बहुत स्लो रोटेट हो जाता है किसी फॉल्ट के चलते, ठीक है। सपोज कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट है उसके चलते उसमें कुछ टेंशन आ गया है या फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो स्लो रोटेट करता है। तो उसको हम लोग कंपनसेट करने के लिए उसको और उससे कम कर देते हैं। यानी पहले 5 था तो हम लोग 2 कर दिया, इसका मतलब मिनिमम 2 जो है वो रोटेट करने से वो सेंस करेगा। अगर वो पहले 5 रहा और अगर वो ड्रम स्लो हो गया तो 5 के नीचे अगर सेंस किया, मान लीजिए 4 ही बार वो सेंस कर पा रहा है, ड्रम स्लो रोटेट हो रहा है, 4 ही बार सेंस कर पा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उसके केस में क्या होगा कि वो एक फॉल्ट जनरेट करेगा और सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में फॉल्ट रहने से इसको हमको मिनिमम में सेट करके रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो मिनिमम में वो सेंस कर जाए, ठीक है। हायर अगर आप सेंस कर रखेंगे तो वो हायर स्पीड के लिए होगा। सपोज कीजिए 8 पे हम लोगों ने इसको रख दिया, यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम लोगों ने इसको 8 पे रख दिया, तो 8 पे रखने से क्या होगा, मिनिमम इसको 8 पल्स चाहिए एक रोटेशन में, तब वो सेंस करेगा। अगर वो पल्स 7 हो गया या 6 भी हो गया तब भी वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका हम लोग स्पीड सेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और कंपोनेंट होता है दोस्तों, देखिए ITD होता है इनिशियल टाइम डिले और NTD होता है नॉसेंस टाइम डिले। देखिए ITD क्या होता है, ITD होता है कि अब सपोज कीजिए कि ये जो है ये इसको हम लोगों ने वर्क किया है कि ये रनिंग कंडीशन में सेंस करेगा, ठीक है। जितना बार पल्स आएगा रनिंग कंडीशन में वो सेंस करेगा, ठीक है।
लेकिन क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग के क्या टाइम पे क्या होगा कि स्टार्टिंग के टाइम पे तो ड्रम का या जो कनेक्टेड जो जिस इक्विपमेंट को ये सेंस कर रहा है उसका स्पीड तो जीरो होगा। अब जब उसका स्पीड जीरो होगा तो फिर क्या होगा, स्पीड जीरो होने से क्या होगा, वो कभी सेंस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पीड तो उसका जीरो आ गया है, ठीक है। तो वो तो फिर एक फॉल्ट जनरेट कर देगा। तो इनिशियली टाइम पे उसको बाईपास रखना ज़रूरी है ताकि वो इनिशियली बाईपास में रहे, कन्वेयर स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है, जैसे कि सपोज कि कन्वेयर बेल्ट है या लेथ मशीन है, तो जो रोटेटिंग इक्विपमेंट है वो रनिंग कंडीशन में इसको सेंस करना चाहिए, ठीक है। सेंस जो प्रोब है उस इक्विपमेंट को रनिंग कंडीशन में सेंस करे, तो वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमें आईटीडी को रखना पड़ता है। आईटीडी को रखने से क्या होगा कि इनिशियली जब कन्वेयर स्टार्ट होगा या मशीन स्टार्ट होगा या स्वीविंग मशीन स्टार्ट होगा, किसी भी तरह का मशीन स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने यहाँ पर इसको टाइम रखा है, जैसे सपोज ये 3 4, जैसे मान लीजिए हम लोग 3 रखा है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है तो इसको हम लोग 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको 2 भी रख सकते हैं, ऐसे हम लोग नॉब से चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने 3 रखा है तो 3 सेकंड तक इनिशियली अगर वो सेंस नहीं भी करे तभी वो उसको बाईपास करके रखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टाइम डिले, यानी 3 सेकंड तक अगर वो उसको सेंस नहीं भी करे, मतलब जो प्रोब है वो इनिशियली स्पीड पिकअप कर रहा है, जब स्लोली स्पीड पिकअप कर रहा है तो 3 सेकंड्स तक में अगर वो स्पीड को पिकअप नहीं कर पाया तब तो ये ट्रिप करवा देगा। तो मिनिमम 3 सेकंड्स रखा गया है, जैसे कि 3 सेकंड्स तक आते आते ये इसको फुल्ली सेंस करने लगे। यानी कि सपोज कि इसकी डिज़ाइन है अगर थ्री स्ट्राइकर्स पर रोटेशन में वो ये सेंस करे, यानी कि अगर कोई सर्कुलर टारगेट है उसको वो 3 बार प्लेट को वो कट करता है एक रोटेशन में, 3 बार सेंस करता है। तो अगर ये 3 बार तक में 3 सेकंड्स के अंदर वो पहुंच जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम है ड्रम में, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग कमांड दिया हमने, वो ड्रम नहीं रोटेट हो रहा है या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट रोटेट नहीं हो रहा है, तो वो 3 सेकंड्स तक में वेट करेगा इनिशियली। अगर 3 सेकंड्स में भी ये थ्री टाइम्स स्ट्राइकर का जो सेंसिंग है वो उसको नहीं अचीव कर पाया तो ये 3 सेकंड्स के अंदर उसको ट्रिप कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल टाइम डिले, ठीक है, आईटीडी, ठीक। अच्छा, एक होता है एनटीडी, इसको बोलते हैं नॉइसेंस टाइम डिले। मान लीजिए सपोज कि सिंस ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसमें कुछ ना कुछ नॉइसेंस आ सकता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा अननेसेसरी का हमें कंडीशन आ सकता है जिसके चलते वो सेंस करना थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग नॉइसेंस टाइम डिले दिया है कि रनिंग कंडीशन में अगर कुछ नॉइसेंस क्रिएट हुआ उसके चलते उसको सेंस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इंटरनल फॉल्ट इसके, ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है वो इसको ट्रिप कर देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग उसको 3 सेट करके रखा है तो रनिंग कंडीशन में अगर 3 सेकंड्स तक में वो उसको सेंस नहीं कर पाया तो वो ट्रिप कर देगा, ठीक है। रिक्वायर्ड जो टारगेट है उसको सेंस नहीं कर पाया तो उसको ट्रिप कर देगा। तो ये हमारा आईटीडी इनिशियल टाइम डिले और नॉइसेंस टाइम डिले, ठीक है। आते इसके प्रोब में, तो प्रोब में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन से सपोज कीजिए कि सप्लाई आता है और ब्लैक और ग्रीन से उसका रिटर्न फीडबैक आता है। और यहाँ पर देखिए ये जो है एलईडी ये बताता है कि ये कितने बार सेंस हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा 5 टाइम्स डिज़ाइन है तो ये 5 बार ब्लिंक करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको 5 बार कट करेगा स्ट्राइकिंग प्लेट, ठीक है। ये देखिए हमारा जो 110 वोल्ट का यूनिट है तो ये 110 वोल्ट जनरेट करेगा। जो 24 वोल्ट का यूनिट होता है वो 24 वोल्ट का यहाँ पर आउटपुट जनरेट करके प्रोब को 24 वोल्ट का सप्लाई देता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है दोस्तों कि वो भी डिफाइंड होता है स्पेसिफिकेशन में कि ये जो प्रोब है, ये यूनिट से जो प्रोब का जो डिस्टेंस है यानी इस केबल का जो लेंथ है वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस में या 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बहुत सारे केसेस में ये डिनोट करता है। ये जो ट्रांसफार्मर है 110 टू 240 वोल्ट को जो है वो रिक्वायर्ड हमारा जो 24 वोल्ट का अगर रिक्वायरमेंट है इस यूनिट को तो उसमें वो कन्वर्ट करता है और जो आउटपुट है उस आउटपुट को इसके थ्रू लेके जाता है, ठीक है। इसके थ्रू उसका यूज़ करता है इस आउटपुट को इसमें। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर है। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स इसमें लगे रहते हैं तो उस रजिस्टर्स का अपना उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा कंपोजिट जेडएसएस यूनिट। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि फिजिकली कैसे काम करता है।